फिजिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन होगा लघुत्तरीय में। तो फिजिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाभिकीय विखंडन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो बउआ नाभिकीय विखंडन का परिभाषा क्या लिखेंगे? आपको हम पहले बताए थे कि जब किसी परमाणु का नाभिक टूटता है और टूट करके अलग अलग भागों में अलग हो जाता है, विभक्त हो जाता है, तो उससे बहुत ऊर्जा निकलती है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो लिखेंगे, अगर क्वेश्चन ये वाला आ जाए नाभिकीय विखंडन क्या है, तो सीधे लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक धीमी गति के न्यूट्रॉन के प्रवेश के बाद 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ध्यान रखिएगा, एक मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक है और एक धीमी गति के न्यूट्रॉन के प्रवेश के बाद 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिसके बाद अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। पहले से भी हम आपको कई बार ये चीज बता चुके हैं, बताए हैं ना? हाँ बाबू, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये वाला हो जाएगा, बताइए तो। बताओ फटाफट से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये हो जाएगा? हो जाएगा? चलिए जी। तो नाभिकीय विखंडन के बारे में अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो बड़े आराम से आप लोग बता लेंगे। अगर बड़े आराम से आप लोग बता लेंगे तो समझ लीजिए कि कॉपी जांच करने वाला एकदम ऐसे करेगा और 2 नंबर आप लोगों को दे देगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अवतल दर्पण का कोई 2 गो उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का मात्र 2 गो उपयोग लिखना। 2 नंबर का है तो 2 गो उपयोग, 1 उपयोग लिखिएगा 1 नंबर मिलेगा, दोनों उपयोग लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहला तो क्या, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, ठीक है ना, सोलर कुकर में करते हैं, टॉर्च लाइट ये सब में करते हैं, रोगियों के नाक कान गला देखने में 2 गो पूछा था, हम 4 गो बता दिए। आप परीक्षा में 2 गो लिखिएगा, इसको भी एकदम सही करके 2 नंबर आपको यहां से भी मिल जाएगा। सब हल्का हल्का क्वेश्चन परीक्षा में आए ना तो इसको तुरंत वैल्यू नहीं देना है ज्यादा, तुरंत इसको एकदम पटक देना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखते हैं, विद्युत विभव की परिभाषा और इसका एसआई मात्रक। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, भगवान से आप लोग मनाइए कितना ही आसान आसान क्वेश्चन इस बार पूछ दे। भगवान से मनाइए कि इतना ही आसान क्वेश्चन एकदम इस बार पूछ दे, आप लोग एकदम गर्दा उड़ा करके चले आइएगा। हाँ ठीक है ना, भगवान से बस आप लोग यही मनाइए कि हे भगवान इतना ही आसान क्वेश्चन इस बार भी पूछे कि हम लोग एकदम गर्दा उड़ा करके चलाएं परीक्षा में। तो देखो अब विद्युत विभव आपको पहले से हम बता चुके हैं कि कोई धन आवेश, ये मान लिया जाए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, इधर मान लिया जाए कि ये कोई विद्युतीय क्षेत्र है, इसको हम लोग कह सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र। तो ये धन आवेश यहां से विद्युतीय क्षेत्र में आएगा और इसको आने में, यहां से इसको यहां आने में जो कार्य किया जाएगा उसी को क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। तो लिखेंगे इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकदम सिंपल में याद रखिएगा, इकाई धन आवेश को, ध्यान से सुनना बाबू, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? याद रखिएगा, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और क्या पूछ रहा है कि इसका एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक वोल्ट होता है। हो गया काम खत्म। एकदम विद्युत विभव का परिभाषा हम कितना बार आपको बताए हैं कि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र, ये विद्युत विभव कहलाता है। एक इकाई धन आवेश को अनंत से, एकदम याद रखिएगा, एकदम मौखिक, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए जी, चलिए ठीक है, ओके। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? कारण बताइए। जीवाश्म ईंधन प्यारे बच्चों जब एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा वो बनेगा है? जीवाश्म ईंधन अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा बनेगा? नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरणीय नहीं है, क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद ना वो दोबारा नहीं बनता है। वायु, हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, ये सब तो ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय है।
एक बार खत्म होगा फिर से ये बन जाएगा। लेकिन जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब खत्म हो जाएगा तो दोबारा बनेगा? नहीं बनेगा। तो लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब लाखों साल में बनते हैं, लाखों साल, करोड़ों साल लग जाता है बनने में, और हमारी वर्तमान खपत इसकी तुलना में बहुत तेज है, इसलिए यह जल्दी खत्म हो जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा वही होता है जो छोटे समय में पुनः उत्पन्न हो जाए। नवीकरणीय ये नवीकरणीय ऊर्जा कहने का क्या मतलब होता है कि जिसका एक बार उपयोग करें और दोबारा वो हमारे उपयोग के लिए तैयार हो, उसे ही कहते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और फिर जल्दी नहीं बनता है, तो इसलिए जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरणीय नहीं है। ये 4 क्वेश्चन बन गया। 8 में से 4 क्वेश्चन बनाने के लिए पूछता है परीक्षा में, 8 में से 4 क्वेश्चन बनाने के लिए देता है, और यहां पर 4 तो छोड़िए, हम लोग 8 बनाएंगे, और देखिए चारों क्वेश्चन हमारा बन करके तैयार है। आगे बढ़ते हैं बाबू। ओम के नियम को लिखें। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम तो देखो बाबू, ओम के नियम में आपको बताए हैं कि ओम नामक एक वैज्ञानिक थे जो प्रतिरोध के बारे में बताए थे कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम जो है वो विद्युत धारा और विभवांतर दोनों के बीच में संबंध बतलाता है। ओम का नियम जो है ना, यह विद्युत धारा और विभवांतर दोनों के बीच में क्या बतलाता है? संबंध बतलाता है। तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। एकदम एक लाइन में याद रखिए। क्या याद रखिएगा? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। तो विद्युत धारा और विभवांतर में क्या संबंध बतलाता है? तो संबंध यही है कि इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, यानी कि ताप अगर फिक्स हो, तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का क्या होगा? सीधा समानुपाती हो। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए ना, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है? तो क्या लिखेंगे? जब मनुष्य को निकट या दूर की वस्तु साफ साफ देखने में कठिनाई होती है तो उसे ही क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मतलब आंख में दोष। आंख में दोष यानी कि न तो नजदीक वाला बुझाएगा न तो दूर वाला बुझाएगा। तो जब किसी व्यक्ति को निकट या दूर की वस्तु साफ साफ देखने में कठिनाई हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर एकदम आसान क्वेश्चन है। सोचिए 2022 का ये क्वेश्चन है, और इस प्रकार का ही क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आ जाए तो 1 को नंबर छूटना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा एकदम रगड़ दीजिएगा आप लोग। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? तब पूरा क्वेश्चन एकदम बन जाएगा एकदम बड़े आराम से। आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर पूछता है। हम यहां पर 5 अंतर दिए हैं, लेकिन चूंकि यह लघु तरीके का प्रश्न है इसलिए 2 अंतर से ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग। बहुत करेंगे तो 3 अंतर लिखेंगे, बहुत कर देंगे तो आओ मेहरबानी कर देंगे 4 को लिख देंगे। लेकिन 5 नंबर वाले प्रश्न में लिखा जाता है। 5 अंतर जो है ना वो 5 नंबर वाले प्रश्न में लिखा जाता है। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताइए। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा, इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलते रहता है। धारा का मान और दिशा जो है वो समय के साथ बदलता है प्रत्यावर्ती में, लेकिन दिष्ट में धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा में इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा को बड़ी कठिनाई से उत्पन्न करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से डीसी में, मतलब एसी को डीसी में बदल सकते हैं, लेकिन डीसी को एसी में यानी कि दिष्ट को हम लोग प्रत्यावर्ती में नहीं बदल सकते हैं। ये जो प्रत्यावर्ती धारा है बहुत ज्यादा घातक होता है, खतरनाक होता है, लेकिन दिष्ट धारा जो है वो कम घातक होता है। बैटरी वाला लाइन से बहुत ज्यादा लाइन नहीं मारता है तो ये कम घातक होता है। तो कुल मिलाकर के प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर आप लोग बड़े आराम से याद कर लेंगे। ठीक है ना? 2025 का क्वेश्चन करवा दीजिए सर। एक बात आप हमारा कंफर्म ले लीजिए, बहुत मिस्टेक हो जाएगा तो एक आध गो क्वेश्चन 2025 वाला पूछेगा, 2025 वाला क्वेश्चन 2026 में रिपीट नहीं करेगा। 2025 वाला क्वेश्चन 2026 में रिपीट नहीं करेगा। बोल तो दिए कि बहुत मिस्टेक होगा ना तो एक आध दो क्वेश्चन आ जाए तो वो अलग बात है, अपवाद सब जगह होता है, लेकिन 2025 वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा 2026 में। 24 वाला क्वेश्चन 26 में पूछेगा, 22 वाला क्वेश्चन 26 में पूछेगा, 20 वाला क्वेश्चन 26 में पूछेगा, 21 का पूछ सकता है, 21 का पूछ सकता है, 2023 का भी पूछ सकता है, लेकिन 25 वाला का हम गारंटी एकदम नहीं देंगे।
25 वाला क्वेश्चन का हम गारंटी एकदम नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए 8वां नंबर क्वेश्चन, फिजिक्स का सबसे लास्ट है ना सर। ये सूर्योदय के समय सूर्य जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है? तो लिखेंगे हम कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वह ज्यादा दूरी तय करता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल दिखता है। तो अगर आपसे पूछे कि हाँ सोशल साइंस का करवाएंगे, साइंस के बाद ना सोशल साइंस का ही करवाएंगे। जैसे आज हम करवा दिए फर्स्ट सीटिंग का, कल हम करवा देंगे सेकंड सीटिंग का। कल सेकंड का करवा देंगे बाबू, बिल्कुल परेशान ना होइए आप लोग, ठीक है ना। कल करवा देंगे सेकंड का, कल हम करवा देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। बताइए आप लोग जल्दी से, सूर्योदय के समय सूर्य जो है वो लाल क्यों प्रतीत होता है? तो लिखेंगे कि हम सब जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वह ज्यादा दूरी तय करता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? लाल प्रतीत होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये 8 क्वेश्चन, 8 में से आपको 4 बनाना होगा बाबू। लेकिन आप लोग हमें जरा ये बताइए कि अगर एकदम ऑनेस्टली अगर आपसे पूछा जाए कि 8 में से आप कितना बना सकते हैं? बनाना तो है 4 गो, परीक्षा में तो 4 गो बनाना है, लेकिन इस जिस टाइप का क्वेश्चन है तो आप 8 में से कितना क्वेश्चन बना लेंगे? बताइए तो जल्दी से एक बार, 8 में से आप कितना क्वेश्चन बना लेंगे? और आप लोगों का सबसे बड़ा गलती क्या है जानते हैं? आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ते ही नहीं है। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव जब तक हो रहा था 10,000 बच्चे जुड़े हुए थे, जैसे ही सब्जेक्टिव होने लगा तो 5,000 बच्चे, आधे बच्चे। यानी कि सोचो कि आधे बच्चे ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही नहीं, ये सब्जेक्टिव पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे काम चलाएंगे आप? बताइए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, क्या बताइएगा? हैं? आराम से 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन बन जाएगा, 5 क्वेश्चन बन जाएगा सर। 4 से कम बन रहा है तो बड़ा चिंता का विषय है। 4 कम से कम 4 बनना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में 4 बनाने के लिए आता है, 4 से कम नहीं होना चाहिए बाबू। कसम से सर 8 में 8 बन जाएगा। अरे वाह, कसम खाने की क्या जरूरत है, ऐसे भी आपको हम आप पर ना बहुत भरोसा करते हैं, ठीक है ना। आप अगर बोल दिए तो सही बोले होंगे, झूठ थोड़े बोलेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का लघु उत्तरीय प्रश्न। अब बनता है भाई दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय 2022 में क्वेश्चन आया था कि दर्पण सूत्र सिद्ध करे 1/v + 1/u = 1/f। ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चे हम आपको ना आज होमवर्क में दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आज आप लोग होमवर्क में बना करके आइएगा। ये वाला आज क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में हमें बना करके भेजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आज हमें होमवर्क में बना करके भेजिएगा। किस नंबर पे भेजना है ध्यान रखिएगा, 6207 39 10 11। इस नंबर पे आप लोग हमें बना करके ये जरूर भेजिएगा, ठीक है। ऐसे तो हम पूरा सॉल्यूशन आपको दे देंगे, लेकिन आप लोग तुरंत बना करके हमें भेज दीजिएगा। इसका फोटो वोटो सब देख लीजिए, हम हिंट के तौर पर फोटो दिखा दे रहे हैं। फोटो कुछ इस प्रकार से बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को समरूप करना है, फिर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को समरूप करना है, ठीक है ना। ये दोनों को समरूप कर दीजिएगा, फिर लंब बटा लंब आधार बटे आधार, फिर इसको समरूप करके लंब बटा लंब आधार बटे आधार, फिर समीकरण को दोनों को मिलाइएगा तो हमारा निकल करके आ जाएगा। और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आगे UVF से भाग दीजिएगा, आपका एकदम सही सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम देखते हैं आज कितने बच्चे इसको सही करके आते हैं, ठीक है ना। कितने बच्चे सही करके आते हैं ये आज हम चेक कर लेंगे। बाकी तो आप लोग बना करके भेजिए दीजिएगा, हमको पूरा भरोसा है, भेज दीजिएगा ना। हाँ चलिए, तो ये सब पूरा सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, ये दीर्घ उत्तरीय का ही क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत स्पष्ट करिए और चित्र बना करके इसकी कार्य विधि को समझाइए। विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर चाहे विद्युत जनित्र, दोनों में से कोई एगो जरूर आता है। चाहे तो विद्युत मोटर के बारे में आ जाए और नहीं तो फिर विद्युत जनित्र के बारे में, जिसको जनरेटर कहते हैं। तो विद्युत मोटर या जनित्र के बारे में कोई ना कोई एगो तो पूछ ही लेगा। तो बाबू विद्युत मोटर के बारे में आएगा तो इसका चित्र तो आप लोग बड़ा नॉर्मली बना लीजिएगा, इस प्रकार का चित्र बनता है। और इसके बारे में वर्णन करने के लिए आएगा तो आप लोग बड़े आराम से लिख लीजिएगा कि यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक भी कहते हैं, और चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहा की प्लेट पर तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है, जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं।
ध्रुव खंडों के बीच में ना नरम लोहा का एक तार होता है जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर, जिसको कि हम लोग बोलचाल की भाषा में कॉइल कहते हैं। आर्मेचर का जो अंतिम छोर है वो पीतल के ब्लैक खंडों से जुड़ा होता है जिसे कार्बन का ब्रश स्पर्श करता है, जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। नीचे के चित्र आपको बना देना है। जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो आर्मेचर की दो भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। इस आर्मेचर पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बल लगता है, जिसके कारण आर्मेचर घूमता है और यह लगातार एक ही दिशा में घूमता है, जिसके कारण विद्युत मोटर कहा जाता है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत पूछता है तो बड़े आराम से आप लोग याद करके लिख लीजिएगा।